बढ़ती आबादी। जब भी ये बात सामने आती है तो दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला तो ये, क्या बढ़ती आबादी हमारे लिए चिंता का विषय है, और दूसरा ये कि बढ़ती आबादी की वजह से जो युवा शक्ति भारत को गिफ्ट में मिल रही है, क्या ये भारत के लिए एक वरदान है। यानी कि जैसे हम बचपन में एक ऐसे लिखा करते थे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसी तरीके से अब हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि बढ़ती हुई आबादी क्या एक वरदान है या एक अभिशाप है। देखिए, ये वरदान तो तब साबित होगी जब आपके पास जो इतनी बड़ी युवा जनशक्ति है उसको आप स्किल देंगे, उसको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसको आप इकोनॉमी की एक प्रोडक्टिव जो है एसेट के रूप में यूज करना शुरू करेंगे, तब जाके वो वरदान साबित होगी। लेकिन बढ़ती आबादी अगर अभिशाप नहीं भी है तो एक चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि एज अ नेशन हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है। चाहे बात खाने की हो या फिर एनर्जी की हो, या फिर वायु में जो प्रदूषण होता जा रहा है, जल में जो प्रदूषण होता जा रहा है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, उसको लेकर चिंता की स्थिति हो, बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की आवश्यकता तो महसूस होती ही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन को सरपास कर जाएगा। यानी कि जब हमारे पास एक लिमिटेड कृषि भूमि हो, जब हमारे पास लिमिटेड एनर्जी के संसाधन हो, उसके बावजूद अगर हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उस जनसंख्या को खाना उपलब्ध करवा पाएंगे, कैसे हम एनर्जी उपलब्ध करवा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, कैसे हम हर एक को रोजगार देंगे। क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो जिस युवा जनशक्ति की बात, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात ना सिर्फ भारत कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, वो देखिए हमारे लिए अभिशाप बनने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे कि अभी एक जो है, आप कह सकते हैं, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, ये वर्ड थोड़ा सा हमें सुनने लग गया है। जो आरएसएस के चीफ हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाली, सभी धर्मों की चिंताओं को इंक्लूड करने वाली एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत भारत को है। तो जब ये बात बार बार सामने आ रही हो तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि तथ्यों के आधार पर आपको ये पता हो कि आखिर भारत को एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा भी 2000-2010 के बीच में एक पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी, और जो अपने बहुत सारे गोल्स को अचीव करने में सक्षम नहीं रही थी। लेकिन आज का समय जब हम 2022 में है, काफी कुछ बदल चुका है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है, एक विजन हमारे पास होना चाहिए। तो एक एक कर कर हम उन कारणों को समझेंगे जिसकी वजह से न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाना लाजमी है, या फिर यूं कहिए कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना लाजमी है। आइए शुरुआत करते हैं समाचार पत्रों के साथ। यहाँ पर देखिए, ये 6 अक्टूबर 2022 की न्यूज थी जिसमें बताया गया था, डज इंडिया नीड अ पॉलिसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। और ये जो पॉपुलेशन की आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स है, ये एक्सप्लोर तब हुई है जब आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने क्या कहा कि एक रिलीजन बेस्ड इम्बैलेंस जो है हो रहा है और हमें सारे रिलीजन्स को समाहित करते हुए एक जनसंख्या जो है नीति लाने की जरूरत है। सही बात है। यहाँ पर देखिए, डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी, ये 14 अक्टूबर 2022 को एक आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल के आधार पर और कुछ अन्य बहुत सारे आर्टिकल के बेस्ड पर हम अपना आज का वीडियो जो है कवर करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स के आधार पर ये जान लेते हैं कि किस गति से जो है भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 जो कि कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई थी, उसके अनुसार ये बताया गया है कि 2023 तक विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत जो है चीन को पीछे छोड़ देगा। यहाँ पे एक डाटा के जरिए देखते हैं जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 जो कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा रिलीज हुआ है। यहाँ पे देखिए, 1990 में चाइना यहाँ पर था, ठीक है। इसके बाद जो चाइना है वो यहाँ पर पहुंचा, यानी कि 1444 था, 1426 हो गया, और फिर ये देखिए चाइना नीचे चला जाएगा, चाइना आपका 1317 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की तो 1990 में हम 1861 थे,
22 में हम 1412 हो गए, हालांकि चीन के बाद ही आ रहे थे, लेकिन देखिए ये ऊपर चला गया। 2050 में इंडिया जो है यहाँ चला गया 1668 पर। इसी तरह आप यूएस देखेंगे तो लगभग समान है, इंडोनेशिया को आप देखें तो काफी नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान भी देखिए ऊपर आ जाएगा। हमारे लिए मुद्दे की बात यह है कि इंडिया जो कि नंबर 2 पे था 1990 में, 2022 में भी, वो 2050 में क्या है, नंबर 1 पे चला जाएगा। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या को अगर हम अपने पास रखेंगे तो बताइए कैसे हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो एक्चुअल में वी नीड अ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, क्योंकि कुछ कुछ कारण हैं जिसके लिए हमें इस पर थोड़ा गंभीर होकर सोचने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चुनिंदा कारण, उन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो हमें रियलाइज कराएंगे कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत क्यों है। सबसे पहले है खाद्यान्न की कमी, यानी कि फूड की शॉर्टेज है। और इसका तो एकदम सीधा सीधा एग्जाम्पल आपने आज ही की वीडियो में देखा भी होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया है, जिसमें भारत की रैंक बहुत ज्यादा खराब है। साउथ एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्री है, चाहे वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान ही क्यों ना हो, भारत ने इन सबसे खराब परफॉर्म किया है। 107वीं रैंक हमारी 121 देशों में आई है। तो आप ये देखिए कि अभी 2022 में हम फूड सप्लाई को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं अपनी जनसंख्या को, अपने चिल्ड्रंस को एक न्यूट्रिएंट सप्लाई को लेकर बेटर काम नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट जो है फूड अवेलेबिलिटी का प्रोग्राम चला रहा है। हमारा एक एक्ट के द्वारा देखिए लोगों को खाना पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है, फिर भी हम रैंक में पीछे हैं। तो देखिए खाने की कमी है, और इसके लिए बकायदा सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। जैसे वन वे इंडियन गवर्नमेंट कैन रेमेडी फूड क्राइसिस एंड फूड प्रोडक्शन, वो क्या है, वो है वर्टिकल फार्मिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 अक्टूबर 2022 का एक ये आर्टिकल आया था, जिसमें बताया गया था कि जो आप वर्टिकल अगर फार्मिंग करेंगे तो बेसिकली आपको एक तो लेस वाटर की जरूरत पड़ेगी, लेस आपको जमीन चाहिए, और आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपने तरफ से जो है वर्टिकल फार्मिंग के बारे में डिटेल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वॉर ब्रिंग्स फूड क्राइसिस इन यूक्रेन, ठीक है। अब सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, देखिए पूरी दुनिया में ठीक ठाक काम चल रहा था, जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो एक फूड क्राइसिस पूरी दुनिया को जो है झेलना पड़ गया। अनाज की कमी हो गई, भारत ने काफी अनाज जो है विश्व को एक्सपोर्ट किया, और इस तरीके से देखा जाए तो चीजों को किसी तरीके से मैनेज किया। बट स्टिल आप इन्फ्लेशन की तरफ अगर ध्यान दें तो खाद्यान्न के रेट बढ़ गए हैं। जिन लोगों की इनकम पहले से कम थी उन्होंने अपने कंजप्शन में कमी कर दी है, क्योंकि अब वो उतना परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक बात है। तो आप देखें तो एक तो फूड क्राइसिस, एक तो खाना ही अगर कम हो जाएगा, कल को क्लाइमेट चेंज होगा, फूड प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ गिरेगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, और आने वाले टाइम में जैसे बात हो रही आर्थिक मंदी की, लोगों की इनकम गिर जाएगी। कोविड जैसी महामारियों की वजह से जब आपके रोजगार छिन जाते हैं तो आपकी जेब में वो पैसा ही कम हो जाता है जिससे आप खाना खरीदते हैं। तो देखा जाए तो दुनिया को खाने का संकट बहुत सारे कारणों की वजह से झेलना पड़ेगा, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है तो ज्यादा लोगों को खाना कैसे देंगे, ये क्वेश्चन मार्क तो बनता है। ठीक बात है, ये आपने समझा। कुछ थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं। जैसे फूड क्राइसिस है वैसे ही जल संकट, वाटर क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर देखिए इंडिया ग्रोइंग वाटर क्राइसिस द सीन एंड अनसीन, ये सितंबर 15 2022 का देखिए आर्टिकल आया था कि भारत एक जल संकट से जूझ रहा है। नीति आयोग, हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उनके द्वारा बार बार चेताया जा रहा है कि इंडिया में पानी की कमी आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर होगी, और हमें इसको लेकर प्रयास अभी से कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो पानी की कमी अभी से हमें काफी दिखने लगी है। यहाँ पर देखिए लूमिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया, चेक लिस्ट ऑफ 5 सिटीज दैट आर लाइकली टू गो ड्राई बाय 2030, यानी कि कुछ 5 सिटीज के तो नाम बताए गए थे आर्टिकल में बकायदा कि 2030 तक जो सूखा से जो है प्रभावित हो सकती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से भारत को ना सिर्फ नेचुरल बल्कि मैन मेड ड्रॉट की वजह से भी टाइम टू टाइम जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। अगेन हमने भारत के संदर्भ में बात की, पूरे विश्व में भी ऐसा ही चल रहा है। देखिए आप देखेंगे पूरे विश्व में फिजिकल और इकोनॉमिकल वाटर क्राइसिस से जो है जूझ रहा है। फिजिकल पानी ही खत्म होता जा रहा है, मीठा पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया है, रेन कम हो गई है, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। और इकोनॉमिकल मतलब कि आप देखिए वाटर तक ही लोगों की पहुंच नहीं हो रही है, इकोनॉमिकली लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं पानी के लिए। तो अगर आप देखेंगे
तो ग्रीन कलर जो है वहां पर ज्यादा परेशानी नहीं है। लाइट ब्लू कलर में आप देखेंगे तो फिजिकल वाटर स्कैरसिटी यहाँ पर है, और ग्रे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी है। आप देखिए इंडिया में कहीं भी ग्रीन नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। ब्लू एंड डार्क ब्लू दोनों का है, यानी कि हमारे यहाँ तो फिजिकल और साथ में इकोनॉमिकल दोनों तरीके से जल संकट आने वाला है। तो चीज़ों को जो है सुधारने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे देखिए 2008 की अगर हम बात करें तो सप्लाई पानी की जहाँ 650 थी, डिमांड वहाँ पे जो है आपकी 634 थी, यानी कि आप सरप्लस में थे। लेकिन अब 2030 में चले जाइए तो ये पूरा चेंज हो गया, जबरदस्त चेंज हुआ है। अगर सप्लाई आपके पास 744 रहेगी तो डिमांड आपकी 1498 रहेगी, जो 101%, 101% की जो बढ़ोतरी हुई है, इसको आप कैसे करेंगे। यहाँ बताया गया है कि जो ओवरऑल डिमांड है वो बेसिकली 2030 तक 2 फोल्ड में इंक्रीज हो जाएगी। अगर खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे आप अपनी जनसंख्या को स्किल्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो तो बहुत बात की बात है। पहले तो जीवित रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको ही पूरा कराने की जरूरत है। देन अगला मुद्दा आता है ऊर्जा संकट का, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, नाउ कम टू द एनर्जी क्राइसिस। तो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो देखिए जो कंट्रीज हैं वो फेस कर रही है पावर क्राइसिस से। जैसे जर्मनी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट थे वो कोयले की कमी से क्या है, बंद हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो जो स्मॉल एनर्जी कंपनीज थी उनके यहाँ क्योंकि गैस प्राइस बढ़ रहे हैं वो शट हो रही है, ठीक है। रशिया यूक्रेन ने तो एक रियल एनर्जी क्राइसिस से आप कह सकते हैं जुझा दिया है पूरी दुनिया को, और हमें प्रॉब्लम देखने को मिले। चाइना की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी रेशनिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, यानी कि ये देखिए समय के साथ कदम मिला के चल रहे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी चाइना ने अच्छा काम किया था। क्लाइमेट को लेकर भी इनके यहाँ काफी सारी चीजें हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ये काफी काम कर रहे हैं, और अभी आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी राशनिंग को भी लेके काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो वापस आ जाइए, देखिए मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज 135 कोल पावर प्लांट्स रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। आधे से ज्यादा जो कोल पावर प्लांट है इंडिया के, उनके पास देखिए फ्यूल ही नहीं है जिससे वो चलेंगे। तो एक एनर्जी क्राइसिस जो है हमें फेस करने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए कि कितना भी हमने अपने आप को पुश किया हो ग्रीन एनर्जी की ओर, स्टिल कोल इज वेरी वाइटल फॉर अस। हम अभी भी कोल बेस्ड एनर्जी पर काफी डिपेंड हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है 55.1%, ये जो है हमारा परसेंटेज ऑफ शेयर था एनर्जी में कोल का, और अभी आप देखेंगे 2020 में तो 55.2 हो गया है। इट इंक्रीज, राइट, ये डिक्रीज नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 10.3 जो कि गैस से था, ब्लैक डीजल से था, ये हाइड्रो से था, ठीक है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी से था। रिन्यूएबल एनर्जी से आप 4.9 था, उसको हमने 23.9 जो है किया है, न्यूक्लियर भी हम लेकर आए हैं, राइट। अगर हम पर कैपिटा कोल कंजप्शन की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, उसके बाद चाइना की बारी है, इसके बाद जर्मनी है, फिर यूएस है, देन फिर जो है इंडिया की बारी आती है। कोल को लेकर हमारी डिपेंडेंसी इन चार्ट से क्लियर हो जाती है, और ये भी क्लियर हो रहा है आने वाले चार्ट में भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पावर शॉर्टेज क्राइसिस देखने को मिला था अप्रैल में, ठीक है। रिकॉर्ड पीक शॉर्टेज हमें देखने को मिली थी, एक्सचेंज प्राइस जो है उन्होंने हिट कर लिया था, और आप देखेंगे तो ये जो डेली पीक पावर शॉर्टेज थी ये यहाँ पर आप देखिए ये कितनी ज्यादा एक्सीड कर गई थी, बात करिए अगर अप्रैल की, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट प्राइस में हमें आप देखेंगे एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला, कोल की शॉर्टेज हुई, जबकि हमने पिछले ग्राफ में देखा हम लगभग 55-50% जो डिपेंड है कोयले के ऊपर अपनी एनर्जी के लिए। तो आने वाले टाइम में हमें ये पता है पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन या पर कैपिटा एनर्जी डिमांड जो है इंडिया में बढ़ेगी, ठीक है। तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे, टेक्नोलॉजी एक तरीका हो सकता है, बट अगेन जैसे हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी कांट बी अ सोल सॉल्यूशन, राइट। फिर यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर सप्लाई शॉर्टेज की बात हो रही है, कहाँ कितनी शॉर्टेज है, जो जितना डार्क कलर का दिख रहा है वहां पर उतनी ज्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। जो ग्रीन दिख रहा है वो आपका फिर भी क्या है, ठीक है, वहां पे शॉर्टेज नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा कमी है, देन ये वाली पूरी पट्टी ये एक शॉर्टेज फेस कर रही है, फिर ये इसके बाद आते हैं ग्रीन वाला जो आप कह सकते हैं फिर भी ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरा डाटा दिया हुआ उसको आप देख सकते हैं। तो इन एरियाज में तो अभी से ही देखिए कि डार्क रेड अलर्ट टाइप का आपको दिखाई, ठीक बात है।
जल हो गया, एनर्जी हो गई, खाना हो गया, लोग रहेंगे कहाँ? जमीन, जमीन की दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे आपके पास जगह कम है, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, तो जो स्लम्स होती हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग गांवों से शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। और ये प्रिडिक्शन हो चुका है कि आने वाले टाइम में शहरों की आबादी में मल्टीप्लाई में जो है इजाफा होगा। और शहरों में जमीन क्योंकि लिमिटेड, और जहाँ है भी तो वो इतना महंगा है कि उनको रेंट आउट करना एक नॉर्मल मजदूर के लिए तो संभव नहीं होगा। तो शहरों के आसपास एक बफर एरिया में, गांव और शहर के बीच के ट्रांजिशन जोन में स्लम बस्तियों की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो मलिन बस्तियों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि होगी अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे मुंबई का स्लम एरिया आप जानते होंगे। तो द ग्लोबल एफर्ट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड स्लम, पूरे वर्ल्ड में जो स्लम वाला प्रॉब्लम है देखने को मिल रहा है। ये भी 22 का ही डाटा था। और ये देखिए 28% पॉपुलेशन ऑफ पुणे सिटी लिव इन 390 स्लम, यानी कि आपका इतना परसेंटेज, लगभग 30% जो पुणे की जनसंख्या है वो कहाँ रह रही है? स्लम में रह रही है। ठीक है, तो ना उनको बेसिक हाइजीन अवेलेबल है, ना उनको ढंग से इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ ये अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह का जीवन जी रहे हैं? और क्या आप और ज्यादा लोगों को इस दुनिया में लाकर उस तरह के जीवन जीने के लिए बाध्य करेंगे? राइट। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्लोबल पैटर्न की बात करें अर्बनाइजेशन की, तो जहाँ पे आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वहां पर 10 मिलियन या फिर उससे ज्यादा जो है आपको दिख जाएगा कि पॉपुलेशन के साथ लोग रह रहे हैं। इंडिया में देखिए रेड डॉट्स आपको कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन आपको जगह जगह इंडिया में दिखाई दे रही है। सिटीज ओवर क्राउडेड हो रही है, उस क्राउड को संभालना अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, ज्यादा कंक्रीट बिछाते हैं, तो आप क्लाइमेट को हार्म करते हैं। अगर आप क्लाइमेट के लिए ज्यादा फॉरेस्टिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जमीन कम बढ़ जाती है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये एक सवाल देखिए उठता है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स, 1990 का एक डाटा था। तो आप देखेंगे ये काफी ऑलरेडी डार्क था इंडिया में, तो तब भी देखिए ऑरेंज कलर आपको देखने को मिल रहा है। और अभी वापस से आप आ जाइए 2015 में, तो 10 मिलियन से ज्यादा की जनसंख्या काफी ज्यादा दिखाई दे रही है अगर आप इंडिया की बात करें तो। राइट। तो भूमि पर दबाव में वृद्धि हो रही है, ये बात क्लियर है। क्यों वृद्धि हो रही है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, उनको खाने के लिए कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है। तो भूमि पर क्या है? प्रेशर बढ़ रहा है। भाई धरती तो उतनी ही रहेगी, अर्थ तो बड़ी नहीं हो जाएगी, बल्कि धीरे धीरे क्लाइमेट की वजह से सी राइज हो रहा है। तो समुद्र जो है क्या है, जो किनारे थे उनको भी अनगल्फ कर ले रहे हैं। तो जमीन कमी हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ब्राजील का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, वहां पे जैसे इस तरह की बात आई कि अमेजन डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ बिग इलेक्शन इश्यू। अगर चुनावों में आप वनीकरण का जो एक तरीके से मुद्दा है उसको मेजर मानेंगे ही नहीं, तो किस तरीके से आप पॉलिसी चेंज करेंगे? ये सब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वो इक्वल है ओवरऑल फॉसिल फ्यूल एमिशन इन इंडिया। तो कितना, जितना ज्यादा आप जीवाश्म ईंधन से रिलीज कर रहे हैं ना, उतना ही डिफॉरेस्टेशन से भी कर रहे हैं। तो जो कह रहे हैं ना हाइड्रोजन बेस आप कार लेके आइए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को लेके आइए, लेकिन डिफॉरेस्टेशन को भी तो रोकिए, वनीकरण भी तो करिए। और ये हमने पढ़ा भी था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस नहीं लाने होंगे, प्रकृति के अकॉर्डिंग भी हमें चलना होगा। राइट। तो इस तरह की चीजें देखिए आपको दिखाई दे रही हैं। और ये 2021 की रिपोर्ट में बकायदा फैक्ट्स के साथ एस्टैब्लिश किया गया था। देखिए एनुअल ट्री कवर लॉस कितना हो रहा है अगर 2001 से हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए ट्री कवर लॉस बाय अगर ईयर की बात आप करें 2001 से आ जाइए 2019 में, तो ये देखिए यहाँ पे आप 17 में देखेंगे तो ये हाईएस्ट था। कुछ प्रगति देखने को मिली, बट अगेन ये काफी ज्यादा है, अभी भी इसमें काम करने की जरूरत है। और अगर हम बात करें एग्रीगेट ट्री कवर लॉस बाय ईयर 2001 की बात करें, ट्रॉपिक्स वाले ट्री, ये देखिए अगेन 16-17 में हाईएस्ट है। राइट। फिर थोड़ा कम हुआ, बट अभी भी ये काफी ज्यादा है। ठीक बात है। तो आप देखेंगे कि जंगल हम खो रहे हैं, थोड़ा हमने काम किया बट अगेन हम जंगल तो खो रहे हैं। अमेजन डिफॉरेस्टेशन 2006 के बाद से हाईएस्ट रहा है, जबकि इनको क्या है, अर्थ का लंग्स माना जाता है। राइट। तो आप देखेंगे 2006 के आसपास अगर ये इतना था, थोड़ी कमी देखने को मिली, बट 21 में ये फिर से बढ़ गया है।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि धरती के जो फेफड़े कहे जाने वाले जंगल हैं उनका डिफॉरेस्टेशन आपको हाईएस्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है 2006 से, अगर हम बात करें तो। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इंडिया का भी देखेंगे ना, तो देखिए आपको जो येलो कलर है वो क्रॉपलैंड है, ठीक बात है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो ग्रासलैंड है, जो डार्क ग्रीन कलर है वो फॉरेस्ट है। तो डार्क ग्रीन कलर आपको कितना कम देखने को मिल रहा है अगर आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो, सही बात है। तो नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दें तो देखिए कितना कम है, आपको क्रॉप लैंड यानी कि एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से माना जाता है कि जो कृषि है वो डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ कितना फॉरेस्ट कवर है, उसको लेके सरकार कितना काम कर रही है। तो देखिए 2011 में ये लगभग 6 लाख समथिंग था, अब ये आपके पास बढ़कर 2021 में बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 थी वो बताती है। ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर में भी आपके यहाँ इजाफा होने को दिखाई देता है। तो ठीक है, आप काम तो कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर फिर से आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए वन काटने पड़ेंगे, ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाएगा। ज्यादा लकड़ी आपको चाहिए होगी फर्नीचर के लिए, घर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। ज्यादा इंडस्ट्रीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ज्यादा पेड़ों से रिसोर्सेज आपको चाहिए, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट हमने हासिल की है अपने फॉरेस्ट्रेशन को, ट्री कवर को बढ़ाने में, वो अगर जनसंख्या बढ़ती है तो फिर से क्या है, डाउनवर्ड जाएगी। और जब ये सारी चीजें होंगी तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, होगा, और ये स्टैब्लिश हुआ है। हमने एक वीडियो में पढ़ा भी था, श्रिंकिंग बायोडाइवर्सिटी 69% जो है ड्रॉप हुआ है अगर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की बात करें। और यहाँ पे देखिए ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड की, उनके द्वारा बेसिकली रिलीज की गई थी, ठीक बात है। बायोडाइवर्सिटी लॉस रीजन वाइज अगर देखें तो देखिए सबसे ज्यादा हुआ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, लेकिन आप बात देखेंगे तो जो एशिया पैसिफिक है, यूरोप का, सेंट्रल अमेरिका है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर भी काफी कुछ हुआ है। और इंडिया स्पेसिफिक भी डाटा हमने वीडियो में देखा था कि इंडिया में भी मीठे पानी के अगर कछुए हैं या फिर अगर एग्रीकल्चर की वजह से जो एम्फीबियंस है उनकी स्पीसीज, उनकी जो है जनसंख्या में हमें कमी देखने को मिली है। पॉपुलेशन की बात हो या डाइवर्सिटी की बात हो, दोनों ही चीजों में हमें कमी देखने को मिली है। तो देखिए लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में क्या डाटा दिया गया था, 69 तो एवरेज डिक्लाइन हुआ है, राइट। उसके बाद कितनी 37 वो रिवर्स है जो 1000 किलोमीटर लंबी और फ्री फ्लोइंग है, बाकी का तो वो भी पाथ अवरुद्ध हो गया है। एग्रीकल्चर की वजह से एम्फीबियंस को प्रॉब्लम हुई है, बर्ड और मैपर्स को हंटिंग और ट्रैपिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। एशिया पैसिफिक की बात करें या फिर कैरेबियन और जो हमारी लैटिन अमेरिकन वाला एरिया है इसमें डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो देखिए चाहे आपका कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, फूड से लेके बायोडाइवर्सिटी तक, एनर्जी से लेके वाटर क्राइसिस तक और पॉल्यूशन को लेकर, हर एक पॉइंट आपको इस बात के लिए अलार्म करता है कि आपको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, दिस इज एस्टैब्लिश फैक्ट, राइट। तो अब हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा, लेकिन आवश्यकताएं हमारी ज्यादा हैं, उनको कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी पॉपुलेशन को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे फिर ऐसा आ जाएगा कि ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा पूरे इस पृथ्वी के इकोसिस्टम का, एंड देन शायद कोई रिवर्स बैक ना हो, राइट। क्योंकि अभी देखिए रिपोर्ट ने हमें बताया था कि 5 टिपिंग पॉइंट्स को पृथ्वी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, और अगर तापमान और बढ़ता है तो प्रॉब्लम और आएगी। और जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं हम समझ चुके हैं कि उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से जो आपका एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन है और क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है, तो हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और सबसे बेसिक मुद्दा ये है कि अगर जनसंख्या और बढ़ती है तो हम उनको खिलाएंगे कहाँ से, हमारे पास तो पीने का पानी तक का जो है संकट देखने को मिल रहा है। तो yes, we do need a new population policy. This is a very right fact. But वो पॉलिसी भी सब धर्मों के लिए समान होनी चाहिए, काफी इंक्लूसिव होनी चाहिए, सभी स्टेक होल्डर से प्रॉपर बात करके होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर टारगेटेड हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये भी इतना ही बड़ा सत्य है।
राइट। हमें जब तक एक पॉलिसी नहीं होगी, एक विजन नहीं होगा, तो हम अपने लक्ष्यों को अचीव कैसे करेंगे। और जब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की, तो देखिए वो गोल्स आप तभी अचीव करेंगे जब आपके पास रिसोर्सेज हो, और रिसोर्सेज आपके पास तभी होंगे जब जनसंख्या आपके पास सीमित हो। और वीडियो की समाप्ति इस कोट के साथ हो सकती है जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि प्रकृति हम सबकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, बट हमारे लालच को नहीं। और ये बात यहाँ भी फिट होती है कि हम अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो आवश्यकताएं भी एक टाइम पे इतनी बढ़ जाएंगी कि शायद नेचर हमारी आवश्यकताएं भी पूरी ना कर पाए। तो हमें देखिए चीज़ों पर ध्यान देने की तो ज़रूरत है, और नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स से अलग होकर फैक्ट बेस्ड हमें एक न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, राइट। तो मुझे उम्मीद है एक अलग हटके, एक राजनीति से अलग हटके एक हमने जो है वीडियो को डिस्कस किया है। मीन्स में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई भी पॉइंट काम का लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।